नमस्कार। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेवर पर मैं स्वागत करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। सिलिकोसिस नामक श्वसन तंत्रिका तंत्र संबंधित किससे है? यह फेफड़े से संबंधित, किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये फेफड़ा में जो उत्पन्न होता है, फेफड़ों में देखिए क्या होगा, रिस्क ऑपरेशन, ये कंस्ट्रक्शन जो होगा, फैटिग, मूर्छा आना, स्ट्रीम शॉर्टनेस और लॉस ऑफ चेस्ट पेन, रेस्पिरेशन फेल, यानी आपके छाती में दर्द होगा और आपका जो है श्वसन तंत्रिका है वो फेल होगा और एपेटाइटिस लॉस होगा, स्टमक जो एक्सट्रीम शॉर्टेज ब्रीथ, यानी सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। तो यह बीमारी कैसे होती है इसके बारे में अगर बात करें तो ये सिलिका जो होता है, सिलिका पत्थरों के टूटने से उस स्खलन फलस्वरूप ये धूल से होता है। ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं, माइनिंग में काम कर रहे होते हैं, और इसमें देखिए प्लम्बिंग में, पेंटिंग में, तमाम प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग, डिमोलेशन में, तो ये सभी तरीके में अगर आप संलिप्त हैं कहीं पर भी, यानी धूल के कण अगर चारों तरफ उड़ रहे हैं, अगर आप उसमें हैं, उसके रेंज में है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है। तो इसके देखिए कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे अगर ये बीमारी हो जाते, सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत छोटे छोटे में करके आएगा, साथ में फीवर आएगा, और ब्लशरिंग स्किन, आइज ब्रो, लिप्स, जो स्किन है वो क्या होगा, थोड़ा सा मुरझुरा जाने के टाइप में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बीमारी लगती है। तो इसका एक राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इस बीमारी का नियंत्रण करता है। क्या करता है? मानवाधिकार आयोग है, इस बीमारी को नियंत्रण करता है, रोकथाम पर इस पर जोर देता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिलिकोसिस, ठीक है, यह श्वसन से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, कितना है? 36 से लेकर 51 तक, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक। इसके जो संविधान के जो निर्माता यानी 36 से लेकर 51 तक, ये कहाँ से लिया गया है? इसका विचार आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 38 जो है, राज्य द्वारा जनहित कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना। ये 38 है कि राज्य में आपके ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो कि जनता के लिए सामाजिक व्यवस्था हो, जन कल्याण के जरिए जन कल्याण जैसा हो सके। ठीक है। जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। और 39 क, देखिए इसमें क्या है? समान न्याय हो और निःशुल्क कानूनी सहायता हो। ठीक है। और 40 का तो जानते हो, ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में दिया गया है। तो कुछ इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो 40 है, तो ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, ग्राम पंचायत 40। इसमें देखिए 1992 में, 92 में जो है ग्राम पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में दिया गया है। 72 और 73 और 74 जो अनुच्छेद थे, अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए थे, जोड़े गए थे, ये उसी से निकल, अनुच्छेद 40 से निकल कर के आया है। क्या क्या निकल कर? ग्राम पंचायत और साथ में नगर पालिका। ठीक है ना, इसके बारे में निकल के आया है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कई कई बार ये पूछा गया हर अलग अलग एग्जाम में। ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस में है? तो ध्यान देना, अनुच्छेद 40 में है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से लेकर 51 तक व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे में देखिए, ये आगे है क्या? संविधान के 42वें संविधान के उस जो 42वां संविधान संशोधन था, उस समय भारत के राष्ट्रपति
फरुखुद्दीन अली अहमद थे। फरुखुद्दीन अली अहमद थे। 42वां संशोधन 1976 1976 लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? लघु संविधान में। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये इसमें ध्यान देना, ये कई बार ये पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो इसमें क्या है, नागरिकों को मूल कर्तव्य से जोड़ा गया है। इसका भाग चौथा को में राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह में ये मान्यता करता है कि आपको इसका क्या होगा, इसका भारतीय निर्माण की व्यवस्था की गई है। यही एक चीज़ मेन था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस संविधान में संशोधित है। तो ध्यान देना 42वां संविधान में संशोधित है। इसको लघु संविधान कहा जाता है। राष्ट्रपति उस समय थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, इसके बारे में देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग NCSC। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देता है। सुरक्षा के लिए अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य के लिए व्यवस्था किया गया था, यानी जो अनुसूचित जाति हैं उनके शोषण ना हो, उसके लिए व्यवस्था किया गया था। इसका विशेष प्रावधान किया था। पहला जो NCFC के अध्यक्ष थे 2004 में, उसको कौन थे? सूरज भान को 2004 में नियुक्त किया गया था। पहला अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा जैन धर्म पर। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैन धर्म जीन से बना है। किन से बना है? जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने क्या किया हो? इंद्रियों को जीत लिया हो। जीन शब्द का सर्वप्रथम 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी ने किया था, क्योंकि ये समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? तो आपको बताना है महावीर स्वामी थे। ठीक है, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार थे। 24 और अंतिम, ध्यान देना, 24 और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। होने के बाद ये 24वें तीर्थयात्री होने के बाद ये प्रथम तीर्थकार कौन थे? प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थकार महावीर का प्रतीक था सिंह। ठीक है, कौन सा प्रतीक था? इसका सिंह था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में ये है, इसमें देखिए, इसमें दिया है आयकर यानी इनकम टैक्स वह कर है जो लोगों द्वारा लगाया जाए, लोगों की आय पर लगाया जाता है। सरकार द्वारा क्या है? लोगों की आय पर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के सामने आया, जो 1961 में सामने आया था। इस अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता था। इसके लिए रिटर्न जमा की नियत 31 जुलाई, तारीख कितनी है? 31 जुलाई। वर्ष 2019-2020 भारत के बजट के प्रावधान 5 लाख रुपए से अधिक व्यक्तियों को करदाता श्रेणी में आएंगे। ध्यान देना, 5 लाख रुपए है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। सही है, चलते हैं अब आगे देखिए, जो है कि मध्य प्रदेश बाघ आरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा टाइगर आरक्षित कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? टाइगर स्टेट के। 1973 में
प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के लिए लॉन्च किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पर है? राष्ट्र कौन सा अभ्यारण्य है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है, जो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान कौन कौन कैसे होते हैं? रूपांतरित चट्टान किसको कहते हैं? जो ताप, उच्च ताप, क्या हो? उच्च ताप, उच्च ताप और उच्च दाब। ठीक है, उच्च दाब यानी उच्च ताप और उच्च दाब जो जिससे मिलकर के बना हो, जिसके कारण उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मिलकर के बना हो, उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। वैसे चट्टान होते हैं आग्नेय तथा अवसादी शैलों के ताप एवं दाब के कारण रूपांतरण में परिवर्तित होते हैं। हमने बताया ना, ताप और दाब के कारण ये रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित या परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नील, स्लेट, साइनाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और फाइलाइट, ये सब सारी चीज़ें रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़िएगा मत। ठीक है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं। तो कॉफ़ी का उत्पत्ति स्थान इथियोपिया के केल्पा प्रदेश में माना जाता है, इथियोपिया। ठीक है, मूल रूप से घरेलू कॉफ़ी पेड़ के हरारे से लाया गया था। मुख्य रूप में इस्लामिक समुदाय दुनिया में कॉफ़ी का सेवन किया जाता है। इसकी उत्पत्ति का सीधा समय धार्मिक प्रथाओं से था। तो इथियोपिया एक कंट्री है जिसका एक शहर का नाम है केल्पा, प्रदेश का नाम है। कॉफ़ी का उत्पादन यहीं से किया गया था। सही ना? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है? सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोव के कारण होने वाले विषाणु जन्य श्वसन रोग मनुष्यों को प्रभावित करने वाले अत्यंत गंभीर श्वसन रोग है। ठीक है, सार्स कोव टू, सार्स कोव टू, ध्यान दीजिए इसमें सार्स कोव भी है, लेकिन कोरोना की वजह से एक जो है वायरस है जिसको सकारात्मक तंतु पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए विषाणु आवृत्ति कर लेता है। यानी जो इसके छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये अपने टाइप की ये बना लेता है, बगल में एक और छल्ला बनाएगा और ये पूरा का पूरा कोरोना का भाग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आवृत्ति कर लेता है, इसके साथ ये भी ऐसे आवृत्ति कर लेगा। तो इसके जो है सब ऐसे ही आवृत्ति विषाणु स्तनधारी पक्षियों को प्रभावित करने में जनरोधक है। ठीक है, तो इसमें यही देखेंगे कि ये जो कोरोना है ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, सांसों वाला। अब कोरोना फैल रहा है तो उसकी वो जान ही रहे हैं, तो मेन समस्या यही था। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और नेक्स्ट हम सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।